नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो 3 राज्य हैं जिसमें बीजेपी की सरकार बनी है, वहां पर तो अभी मुख्यमंत्री की घोषणा तक नहीं हो पाई है। और इस बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में घमासान मचा हुआ है और ये जो घमासान है वो पूर्व मंत्री जो है वो नवाब मलिक उनको लेकर है, जो लंबे समय तक अभी जेल में रहकर बाहर आए हैं। उनको लेकर घमासान जी, है जी, कि जी, जी, जो बिल्कुल, महाराष्ट्र बिल्कुल। के 2 डिप्टी सीएम हैं वो ओके, आमने भेजा। सामने आ चुके हैं। दरअसल मलिक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को एक चिट्ठी लिखी है कि वो जो है वो नवाब मलिक को अपने गुट में शामिल ना करे, क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर आरोप है। और सत्ता तो आती जाती रहती है लेकिन देश महत्वपूर्ण है। इस तरह की जो है एक इमोशनल तरह की चिट्ठी भी आप कह सकते हैं कि ऐसी चिट्ठी लिखी हुई है, लेकिन ये जो है बड़े घमासान की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की ऐसी खबर का आना निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे महाराष्ट्र के संपादक जो है जितेंद्र दीक्षित। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ मौजूद है संपादक संजय शर्मा सर, आपका भी स्वागत है सर। पहले सवाल मैं आपसे करूंगी जितेंद्र सर कि ये जो पूरा प्रकरण है चिट्ठी वाला, जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? का पहला दिन था। कल महाराष्ट्र विधानसभा का पहला दिन था और विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र होता है वो नागपुर में होता है। तो कल अचानक में वहां पर नवाब मलिक प्रकट हो गए। नवाब मलिक अब से कुछ दिनों पहले ही जमानत पर बाहर निकले थे मेडिकल ग्राउंड्स पर। उनको पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, और उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने दाऊद के गुर्गे के साथ में संपत्ति का लेन देन किया था और पैसे को लॉन्डर किया था। तो इस तरह के आरोप के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब गिरफ्तारी के बाद हुआ ये कि इस साल जुलाई में बगावत हो गई एनसीपी में, और उसके बाद से नवाब मलिक के बारे में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वो इस तरफ है या इस तरफ है। क्या वो शरद पवार के साथ बने हुए हैं अभी भी या अजीत पवार के साथ में है, तो इस पर क्लैरिटी नहीं थी। वो दोनों ही साइड के नेताओं से मिल रहे थे। लेकिन कल सब लोग तब चौंक गए जब अचानक नवाब मलिक विधान भवन में पहुंचते हैं और अजीत पवार के नेताओं के साथ घुलते मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, और फिर उसके बाद ट्रेजरी बेंचेस यानी कि जो सत्ता पक्ष की जगह होती है उसके बीच में जाकर वो बैठ जाते हैं। तो जब वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ दिखाई देते हैं तो इस पर जो विपक्ष के नेता हैं अंबादास दानवे, जो कि महाविकास आघाड़ी से हैं, वो चुटकी लेते हैं देवेंद्र फडणवीस के ऊपर और बीजेपी के ऊपर कि जब तक नवाब मलिक जो है हमारे साथ में थे, आपके लिए वो देशद्रोही थे, अपराधी थे। अब जो है आपके सत्ता पक्ष के साथ में है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो काफी कटाक्ष किया जाता है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, और देवेंद्र फडणवीस उस वक्त तो कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर तमतमा के बाहर निकल जाते हैं हाउस से, और थोड़ी देर के बाद में एक खत लिखते हैं, और ये खत बड़ा ही धमकी भरा खत होता है। धमकाने वाले अंदाज में ये खत भेजते हैं अजीत पवार को, जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उनको, और ये कहते हैं कि देखिए नवाब मलिक को साथ में आप नहीं ले सकते। अगर नवाब मलिक को साथ मिलेंगे तो महायुति में बाधा आ सकती है, क्योंकि जिस तरह के आरोप नवाब मलिक के ऊपर लगे हुए हैं कि वो देशद्रोहियों के साथ में डील करते हैं, वो हमको मंजूर नहीं है। और ऐसे में आप नवाब मलिक के साथ जो है नहीं रहिए। किसको पार्टी में लेना है नहीं लेना है ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह के आरोप हैं, अगर एक बार वो बरी हो जाते हैं तो फिर आप उनका स्वागत कीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं चल सकता है। और उसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ, और अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि नवाब मलिक जो है किस खेमे में जाने वाले हैं। जी संजय सर, अगला सवाल आपसे है कि ये जो हिंदूवादी इमेज है, क्या उसके डैमेज होने का खतरा है? क्या ये चिट्ठी के जरिए साख बचाने की कोशिश हो रही है? ये तो मुझे लगता है कि ये देवेंद्र फडणवीस ज्यादती कर रहे हैं। इन्हीं का बयान था जितेंद्र जी कि वो चक्की पीसिंग, और मोदी जी ने भी कहा था ये मोदी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचारी हैं वो बचेंगे नहीं, जेल की सीखचों के पीछे होंगे। और जब वो जेल की सीखचों के पीछे होने का 70-80 हजार करोड़ के घोटाले का जिन पर आरोप लगा रहे थे, तो सबने सोचा कि अब तो अजीत पवार गए, अब अजीत पवार 10-20 साल तक जेल से निकलने वाले नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दे दी है। आजकल वो फिर से गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी की गारंटी ही असली गारंटी है। लेकिन जब उन्होंने अपना सीना ठोका था और कहा था कि वो जो भ्रष्टाचारी हैं 70 हजार करोड़ के,
वो ऐसी सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी। तो हम सबको लगा था भाई मोदी जी की गारंटी है तो अजीत पवार की 8-10 साल तो जेल में कटेंगे, क्योंकि सबको पता था वो उनके लिए कह रहे हैं। लेकिन 24 घंटे बीते और अजीत पवार जो है डिप्टी सीएम बन गए। अब डिप्टी सीएम बन गए तो लोगों को लगा कि गारंटी, शायद उन्होंने पूरी लाइन थोड़ा कंफ्यूज कर गए होंगे, जेल भेजने की जगह बता रहे होंगे कि मोदी की गारंटी है कि मैं हर भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डालूंगा, इधर से डालूंगा और उधर से वो ईमानदार बन के निकलेगा। तो यही कारण है कि जिसको जेल में होना चाहिए था वो महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बन गया। अब समस्या क्या है, जब आपको सारे भ्रष्टाचारी शामिल कर ले रहे हैं, बंगाल से बिहार तक और बिहार से महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से दिल्ली तक, सारे भ्रष्टाचारियों को आपको भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डालना है और उधर से उज्ज्वला करके निकल आने हैं। तो नवाब मलिक को भी बख्श दीजिए कि वो बेचारे रहे होंगे दाऊद इब्राहिम के दोस्त, किया होगा उन्होंने हजारों करोड़ों का घोटाला, लेकिन अब तो आपके साथ आ गए हैं। तो जब इतने इतने बेईमान, इतने इतने भ्रष्टाचारी आपकी वॉशिंग मशीन में जाकर साफ हो गए हैं, तो फिर एक नवाब मलिक क्यों? और जब नवाब मलिक पे हमला करेंगे तो अजीत पवार को दर्द तो होगा ही होगा, भाई उनके साथ छोड़कर आए हैं, उनके साथ के संगी साथी हैं। तो ये जो लड़ाइयां बढ़ रही हैं महाराष्ट्र में, वो संकेत दे रही हैं कि ये जो भ्रष्टाचारियों की एक जमात बनी थी, जिसको मैं कह सकता हूं सत्ता की मलाई खाने के लिए जिन्होंने टोकरी इकट्ठा की थी, अब उस टोकरी के फूटने के दिन आ गए हैं। सबको समझ आ रहा है कि ये साथ बड़ा भारी पड़ गया। जिस तरह अजीत पवार ने चाचा जी शरद पवार पे कमेंट किए, उससे महाराष्ट्र के लोगों में नाराजगी है। और ये देश जो है अभी भी बुजुर्ग लोगों का मान सम्मान रखता है। 80 साल के आसपास के शरद पवार को इस तरह कमेंट करेंगे, झूठा कहेंगे, तो शरद पवार वो एक उस पक्षी की तरह है जो अपनी ही राख से फिर पैदा हो जाता है। तो शरद पवार को इस ओवर में भी अपनी पार्टी खड़ी करनी पड़ी, सेंटीमेंट्स हैं। इसी तरह ठाकरे परिवार के उद्धव ठाकरे के लिए जो सेंटीमेंट्स हैं वो दोबारा उद्धव ठाकरे को ताकत दे रहे हैं। तो इस गठबंधन में शामिल लोगों को समझ आ रहा है कि ये सरकार बना के गलती कर बैठे। और जिस तरह दोनों डिप्टी सीएम एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, चिट्ठी लिखी जा रही है, महाराष्ट्र के लोगों को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि इतना नाटक, एक मुख्यमंत्री के लिए वोट करता है आदमी, कई मुख्यमंत्री कई डिप्टी सीएम बदल जाते हैं। तो महाराष्ट्र के लोगों को शायद इतने शर्मनाक चेहरे देखने की, इतने शर्मनाक राजनीतिक हालात देखने की आदत नहीं थी, जो आदत अब पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि नवाब मलिक अब एक निर्णायक मोड़ पे आ सकते हैं और महाराष्ट्र में अब दिन पूरे होते हुए नजर आ सकते हैं लोगों को इस सरकार के। निधि जी। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितेंद्र सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पर जो महाराष्ट्र में विपक्ष है वो भी चुटकी ले रहा है, जैसा कि संजय राउत का भी बयान आया है कि अगल बगल बैठकर भी एक दूसरे को चिट्ठी लिखी जा रही है, और दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं इस पूरे मसले पर कि बीजेपी जो है वो ढोंगी है। अगर नवाब मलिक पर दाऊद गैंग से संबंध रखने का आरोप है तो प्रफुल्ल पटेल पर भी तो वही आरोप है, तो वो कैसे बीजेपी को भा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे लगता है कि फडणवीस की ओर से जो लेटर बम वाला दांव है वो उल्टा पड़ गया है। अब फडणवीस को बैकफायर कर गया है ये लेटर बम का दांव, क्योंकि उसके बाद अब संजय राउत उनको याद दिला रहे हैं कि भैया तुमको नवाब मलिक के नाम से परहेज है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल का क्या? प्रफुल्ल पटेल पर भी ठीक वैसे ही आरोप हैं जैसे आरोप कि नवाब मलिक के ऊपर हैं। नवाब मलिक पर आरोप क्या है कि उन्होंने दाऊद के गुर्गे के साथ में संपत्ति का लेन देन किया। वैसे ही आरोप जो है प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी है कि उनकी कंपनी जो मिलेनियम नाम की कंपनी है उसने भी दाऊद के गुर्गे इकबाल मिर्ची के साथ में संपत्ति का लेन देन किया था। वहां पर नवाब मलिक भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई का शिकार हुए, प्रफुल्ल पटेल भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई का शिकार हुए। इनकी भी संपत्ति जब्त की गई, उनकी भी संपत्ति जब्त की गई। तो वहां पर आपको प्रफुल्ल पटेल चल जाएगा जिसकी पार्टी आपके साथ सत्ता में है, लेकिन यहां पर नवाब मलिक आपको नहीं चलेगा। तो ये ढोंग नहीं है तो और क्या है? दूसरी बात मैं यहां पर याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 में जब एक सुबह अचानक में देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी मुख्यमंत्री की और अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कई लोगों ने पूछा था कि देवेंद्र जी, आप तो अभी कुछ दिनों पहले चुनाव प्रचार में बोल रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो चक्की पीसिंग अजीत पवार जेल में चले जाएंगे। अभी तो आप उनके साथ में आपने शपथ ले ली, ऐसा क्यों? तो फिर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, देखिए ये शिवसेना जो है हमको पॉलिटिकली इररिलेवेंट घोषित करने की कोशिश कर रही थी, हमारे अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ा। ये उनकी सफाई थी। लेकिन आज उनका बयान देखिए, अभी वो कहते हैं
कि जो है सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन देश महत्वपूर्ण है। तो क्यों उस वक्त में आपको सत्ता की आपके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं था कि आप जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उसके साथ ही जो है आप सरकार बना लें? इस मामले में आपकी अलग राय है, उस मामले में आपकी अलग राय थी। तब आप आज कह रहे हैं कि अगर हम नवाब मलिक को साथ में लेंगे सत्ता में तो ये गलत बात होगी, ये देश हित के खिलाफ होगी। तो उस वक्त में आपने क्यों इस तरह का काम किया था जिसके ऊपर आप इतने हजारों करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे थे, जिसको जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे? तो जाहिर तौर पर इसी बात को लेकर संजय राउत कह रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं। अच्छा, प्रफुल्ल पटेल के नाम के अलावा उन्होंने और भी नाम गिनाए जो कि इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में शामिल है, जैसे कि हसन मुश्रीफ का नाम गिना है, इनके खिलाफ भी जो है ईडी का मामला चल रहा है। अजीत पवार के ऊपर खुद मामले चल रहे हैं। प्रताप सरनाईक जो कि शिंदे गुट की शिवसेना के जो विधायक हैं, उनके खिलाफ मामला चल रहा है। भावना गवली जो कि शिंदे वाली शिवसेना के सांसद हैं, उनके खिलाफ मामला चल रहा है। तो इतने लोगों के खिलाफ मामले चल रहे हैं और आप सिर्फ नवाब मलिक को सिंगल आउट करके जो है आप अपने आप को बड़ा ही साफ सुथरा साबित कर रहे हैं कि आपने तो गंगा नहा लिया और बाकी के सारे जो है नवाब मलिक टाइप के लोगों को आप लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपने आप को दूध का धुला साबित कर रहे हैं इस तरह से। तो ये संजय राउत इसी बात को हाईलाइट कर रहे थे। और आज महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय वो खत ही है जो देवेंद्र फडणवीस ने लिखा है। और कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि ऐसा खत लिखकर देवेंद्र फडणवीस जो है अपने ही दांव में फंस गए हैं, क्योंकि अब उनको याद दिलाया जा रहा है कि आप नवाब मलिक का तो विरोध कर रहे हो, लेकिन देखिए और कौन कौन से लोग आपके साथ में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सर संजय सर, अगला सवाल आपसे करूंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नवाब मलिक के जरिए शिंदे और फडणवीस का निशाना जो है वो अजीत पवार हो? क्या ये विरोध जो है वो अजीत पवार की विदाई का इशारा तो नहीं है? नहीं, बिना अजीत पवार के तो ये सरकार चल ही नहीं पाएगी, शिंदे जानते हैं। और दूसरा ये भी जानते हैं कि अजीत पवार वापस चले गए, शरद पवार और अजीत पवार अगर एक हो गए तो फिर समस्या हो जाएगी। हालांकि लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार मौके की नजाकत को देखते हुए इनके साथ आए। नहीं संजय जी, आंकड़ों की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि अजीत पवार के बिना भी जो है सरकार चल सकती है। ये एक तरह से धमकी है कि आप अगर नवाब मलिक को साथ में लोगे तो आउट, आपको यही उसका मतलब निकाला जा रहा है कि अगर नवाब मलिक को लिया तो आप जा सकते हैं, यही एक संदेश दिया है। क्योंकि मैं आंकड़ों से समझाता हूं संजय जी कि देखिए महाराष्ट्र में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 145 का है, मैजिक फिगर 145 का है। इस वक्त बीजेपी के पास में अपने 106 विधायक हैं, प्लस 40 विधायक आप जोड़ लीजिए शिवसेना के शिंदे गुट वाले, तो कुल होता है आंकड़ा 146 का। इसके अलावा कई छोटे दल और इंडिपेंडेंट्स भी बीजेपी के साथ में है। तो सरकार अजीत पवार के बिना भी रह सकती है। और यही वजह है संजय जी कि इस वक्त अजीत पवार बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। कल से इस खत के बाद में वो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है जितेंद्र जी, दिसंबर में ही शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है जी, शिंदे गुट वाला। दिसंबर में स्पीकर का फैसला आने वाला है। 31 दिसंबर की मियाद दी है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर इस बात का फैसला करें कि एकनाथ शिंदे को आप अयोग्य घोषित करेंगे या नहीं करेंगे दल बदल कानून के तहत। और उस पर बड़ी तेजी से सुनवाई हो रही है। इवन सत्र के दौरान भी, अभी जो नागपुर में सत्र चल रहा है तब भी लगातार सुनवाई का दौर चल रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि 31 दिसंबर तक पता चल जाएगा कि शिंदे कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। जी 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 सर, बिल्कुल ठीक बात है। सर एक सवाल इसमें और पूछना चाहूंगी आपसे कि महाराष्ट्र में साल 2019 में, क्योंकि जैसे कि शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके बाद शिवसेना और बीजेपी अलग हो गई, लेकिन इसमें भी एक पेच है कि शिवसेना में बंटवारा हो गया और एक गुट एनडीए गठबंधन के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ेगा, जबकि दूसरा गुट जो है जिसकी अगुवाई उद्धव ठाकरे कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो ऐसे में अजीत पवार की अगुवाई वाला एक गुट एनडीए पार्टनर के रूप में चुनाव लड़ेगा, जबकि शरद पवार की अगुवाई वाला गुट इंडिया के साथ है। तो इससे बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए इसमें ऐसा है कि यहां तक इन दोनों ही पार्टियों में फूट की बात है तो ऊपरी तौर पर तो देख के लगता है कि देखिए जो दो बीजेपी की विरोधी पार्टियां थी महाराष्ट्र में उनमें फूट पड़ गई है, तो उससे एडवांटेज मिल सकता है बीजेपी को, ये बात तो है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जहां पर कि हम बोल नहीं सकते, बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। बात हो रही है कि सिंपैथी फैक्टर की, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत हुई और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बगावत बीजेपी ने ही करवाई है, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के प्रति एक सहानुभूति जनरेट हो रही है, तो ये एक कारण है। दूसरा, शरद पवार को लेकर भी यही बात चल रही है। तीसरी बात यह कि महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। मराठा नाराज है सरकार से
और अगर 24 दिसंबर की मियाद दी है तब तक मराठाओं के आरक्षण की घोषणा नहीं होती तो और बड़ा बवाल हो जाएगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जहां पर की बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में हम ये साफ तौर पर नहीं कह सकते कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में एडवांटेज मिलेगा ही। जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। संजय सर, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि क्या ये जो चिट्ठी वाला प्रकरण हो रहा है, क्या 2024 को लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है? ये देखिए, बीजेपी का ये पुराना स्टाइल है कि ध्रुवीकरण से कोई फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शिवसेना शायद अब ऐसी नहीं बची है कि जो ध्रुवीकरण का हिंदू वोटों का फायदा ले सके। तो बीजेपी इसकी कोशिश में लगेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि महाराष्ट्र में अब वो ताकत बची है कि जो ध्रुवीकरण करा ले। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किए हैं महाराष्ट्र में, वो उसके गले की हड्डी बन गए हैं। उनको लगता था कि ठाकरे की पार्टी को तोड़ देंगे, पवार की पार्टी को तोड़ देंगे तो बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। और बीजेपी की निगाह इस बात पे ज्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। और जितेंद्र जी ने अभी कुछ दिन पहले शो में कहा भी था कि जनता इस बात की बहुत दुखी है, बहुत नाराज है कि बार बार ये जो प्रयोग हो रहे हैं, कभी सीएम बदल जा रहा है, कभी डिप्टी सीएम बदल जा रहा है, महाराष्ट्र के बड़े बड़े औद्योगिक घराने उठा के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री गुजरात में भेज दी जा रही है, महाराष्ट्र का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, जीएसटी का नुकसान हो रहा है, महाराष्ट्र की नगर पालिका जो सब किसी भी राज्य के से ज्यादा बड़ा जीडीपी जिसका होता है, बड़ा पैसा होता है, उसके चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं बीएमसी के। ये बातें बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उलझ गई है, घिर गई है। और बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले मुझे लगता नहीं है कि कल्पना भी की होगी कि ये मामला इतना उलझ गया जा सकता है। भविष्य में तो बड़े खुश हो रहे थे कि भाई हमने ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, सारा हिंदू वोट हमारी तरफ आ गया। लेकिन जितेंद्र जी ने परसों मुझे बताया कि जो सिंपैथी है हिंदू वोटों की, वो ठाकरे नाम से जुड़ी हुई है, बाला साहब ठाकरे के नाम से जुड़ी हुई है। और अभी भी उनको लग रहा है कि ठाकरे के परिवार के साथ ये शिंदे ने पीठ पे छुरा भोंका है। तो ये जो ठाकरे की जो उन्होंने एक जमीन बोई है, जमीन तैयार की है, वो उसकी सिंपैथी उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। और ये जो माहौल तैयार कर दिया है कांग्रेस ने, उद्धव ने, शरद पवार ने मिलकर, इसको तोड़ पाना महाराष्ट्र में आसान नहीं है। कहा जाता है ना, शेर बूढ़ा हो जाए तब भी शेर शेर रहता है। तो शरद पवार भी ऐसा नहीं है कि शरद पवार अगर बूढ़े हो गए हैं तो उनकी हैसियत कम हो गई है। तो ये जो चिट्ठी चलेगी, ये चिट्ठी के बाद विवाद चलेंगे, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। और फडणवीस तो नाराज है, वो डिप्टी सीएम बनना ही कहाँ चाहते थे, आपको याद होगा, उन्होंने तो मना कर दिया था। और बिना उनसे पूछे जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जेपी नड्डा की कहा गया है देवेंद्र जी से कि जाइए और डिप्टी सीएम बनिए। तो मतलब ये आदेश था, पूछा भी नहीं गया था, मना कर दिया था। और ये खराब लगता है ये कि मैं अपने संस्थान का संपादक हूँ, कल को मुझसे कहा जाए कि मैं रिपोर्टर हो जाऊंगा और फिर निधि जी संपादक हो जाएंगी, तो मुझे निधि पे गुस्सा आएगा, देखो मेरे होते हुए निधि संपादक हो गई और मैं फिर नीचे रिपोर्टर आ गया निधि के। तो जो सीएम रहा है वो डिप्टी सीएम बन जाए तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग होगी जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे निधि, क्यों जितेंद्र जी, ऐसा होगा ना कि निधि संपादक हो जाए, मैं रिपोर्टर हो जाऊं, तो मुझे लगेगा यार मैं किसी जमाने में संपादक हुआ करता था। तो देवेंद्र को भी वही दर्द होगा कि भाई मैं कभी किसी जमाने में मुख्यमंत्री था और अब मुझे डिप्टी सीएम बना दिया गया। एक होर्डिंग याद होगा आपको, शिलान्यास देख का कहीं बोर्ड लगा था, उसमें डिप्टी सीएम का नाम नीचे था, इसे भड़क गए थे। तो ऐसी कई सारी चीजें महाराष्ट्र की राजनीति से सामने आती रहती हैं। और देवेंद्र फडणवीस को लग रहा है कि जो दिल्ली में मोदी शाह के कैंप की बात होती है, उसमें शायद फडणवीस को लग रहा है कि अब उनको निपटाया जा रहा है। महाराष्ट्र के दो नेता है बीजेपी के बड़े, गडकरी, नितिन गडकरी और फडणवीस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें से पहले कौन निपटेगा, गडकरी पहले निपटेंगे या फडणवीस पहले निपटेंगे। लेकिन एक कैंप दिल्ली का, एक बड़ा कैंप गडकरी को निपटाना चाहता है, एक कैंप देवेंद्र को निपटाना चाहता है। कहाँ नारे लगते थे, ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र, और कहाँ बेचारे की यह हालत हो गई है, ऐसी चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, वो चिट्ठी भी गले का जी का जंजाल बनती जा रही है। तो बीच में एक और नारा लगता था, बीच में जब फडणवीस के पहले कार्यकाल में ना, मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक और नारा लगता था कि नरेंद्र के बाद देवेंद्र। हाँ, नरेंद्र के बाद नरेंद्र के बाद देवेंद्र। और देवेंद्र फडणवीस भी जो है ना, बहुत बार अपनी इस महत्वाकांक्षा को अनऑफिशियल चैट्स में छुपा नहीं पाते थे पत्रकारों के सामने, और कहते थे कि कभी ना कभी तो दिल्ली जाना ही है। तो ये उनके मुंह से निकल भी जाता था। और एक किसी कार्यक्रम में इस तरह से बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे कि नरेंद्र के बाद में देवेंद्र। और ये बात जब ऊपर पता चली, मोटा भाई को पता चली और वो सब, तो फिर कुछ इनको संदेश भी भेजा गया कि भैया ये सब क्या चल रहा है। हाँ, अभी तो आप
थोड़ा हल्के रहो, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ से कह दिया जाता है थोड़ा हल्के रहो। जी बिल्कुल सर, जितेंद्र सर, आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि क्या ये जो लड़ाई चल रही है दोनों डिप्टी सीएम के बीच में, तो क्या इससे सरकार में अंदरूनी कलह का बीज फूट सकता है और क्या 2024 में ये भारी पड़ सकता है? देखिए, पहले सवाल का मैं ये जवाब ये दूंगा कि अंदरूनी कलह का बीज फूट सकता है क्या, उसके लिए मुझे लगता है 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा कि फडणवीस के इस धमकी भरे खत पर एनसीपी किस तरह से रिएक्ट करती है, अजीत पवार वाली, वो हमको देखना होगा। क्योंकि एनसीपी की तरफ से अभी कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, अगर देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं नवाब मलिक को मत लो, फिर भी अजीत पवार नवाब मलिक को ले लेते हैं, तो फिर मामला बिगड़ सकता है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी अजीत पवार ने क्या कहा है कि हमको नवाब मलिक के फैसले का इंतजार है। नवाब मलिक क्या सोचते हैं, हमारे साथ आना है कि पवार के साथ जाना है। जब नवाब मलिक अपना फैसला कर लेंगे तब हम अपना फैसला करेंगे कि उनको लेना है कि नहीं लेना है। तो अब मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन में स्पष्ट हो पाएगा कि नवाब मलिक क्या सोचते हैं और उसके बाद में अजीत पवार क्या सोचते हैं। उसके पहले कुछ भी कयास लगाना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर नवाब मलिक ले लिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होने वाला है, और फिर ऐसे में बिल्कुल ये जो कलह है एनसीपी और बीजेपी के बीच में वो शुरू हो सकती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जितेंद्र सर, और संजय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।